इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल बी है, दोनों की बीच की दूरी 20 मीटर है। पार्टिकल ए को आप 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर को फेंकें, द सेम टाइम पे पार्टिकल बी को आप एक स्पीड v से एंगल 37 पे आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया सेम टाइम, और दोनों की बीच की दूरी 20 मीटर। कह रहा है फाइंड v सो दैट ए बी आर कोलाइड्स। इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो ताकि दोनों हवा में टकरा जाए। दूसरा, टाइम फॉर कोलिजन अंडर दिस वेलोसिटी, कितने टाइम में कोलाइड करेंगे। हाइट ऑफ कोलिजन, और कितने हाइट पे वो टकरा रहे हो। ठीक है, तो चलिए, एक तो रेक्टिलिनियर है जहाँ पे आप सेम पोजीशन पे लेके जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे, फिर डिस्टेंसेस सॉल्व करें। और एक अप्रोच है रिलेटिव अप्रोच। इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक के फ्रेम पे जाइए, आपकी मर्जी है। तो इसका एक्सेलरेशन g है, इसका भी एक्सेलरेशन g है। आप ए के फ्रेम पे चले जाइए। जब ए के फ्रेम पे जाएंगे और जब बी को देखेंगे तो वेलोसिटी को रिवर्स करके देंगे, तो वेलोसिटी इसमें रिवर्स करके देंगे 10 से, और एक्सेलरेशन को रिवर्स करके देंगे ऐसे। तो ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, ये ए है और ये क्या है, बी है। एक्सेलरेशन गायब हो गया, ये किस में आ गया, रेस्ट में। 20 की दूरी कितनी है, 20 मीटर। और इसके फ्रेम से इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस v और इस 10 का रिजल्टेंट हो। ये v एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस वन इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके तरफ होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, अंडरलाइन है, इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जिधर आएगी वो उधर ही भागेगा, हमेशा उधर ही भागेगा। तो तुम इस पे खड़े हो, ए पे तुम खड़े हो, और तुम कह रहे हो कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इसका रिजल्टेंट वो ऐसा हो ताकि इससे से टकरा जाए। तो पूरा उसी की तरफ होनी चाहिए, तभी तो टकराएगा। भाई एक्सेलरेशन तो इसके पास है नहीं, इसके फ्रेम से। तो इसके फ्रेम से अगर इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो पूरा किसकी तरफ होगी, ए की तरफ होगी। तो ए की तरफ आएगी तभी तो टक्कर करेगा। अगर ये पार्टिकल है और इससे इसको टकराना है, तो अगर वेलोसिटी ऐसे होगी तो ऐसे निकलना जाए, ऐसे तो ऐसे निकलना जाए, एकदम सीधा इसकी तरफ आना जाए सीधे, तब टकराएगा। इसका मतलब क्या सकता हूँ कि if acceleration is 0, then addition of this velocity and this velocity must be in this direction, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाके इसे टकराएगा। तो अगर मैं ऐसे बना लूँ कि y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है और ये ओरिजिन है, x ऐसे y ऐसे, तो इस दो वेक्टर का एडिशंस निकालना है। तो याद करो, पढ़ाया था कोऑर्डिनेट मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, rx अलग निकालता था, ry अलग निकालता था। तुम मुझे बताओ, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट x में आए, इसका मतलब y में कितना आना चाहिए रिजल्टेंट, 0। भाई जब पूरा इधर आएगा तो y में 0 होगा ना। अगर y में कुछ आ गया तो रिजल्टेंट ऊपर पर ना भाग जाए। इसका मतलब कंडीशन टू स्ट्राइक, इस पार्टिकल को इसे टकराने की कंडीशन है कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी 0। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंडीशन टू स्ट्राइक, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी 0। y डायरेक्शन वेलोसिटी 0 कर देंगे, तो इस v का ये वाला कंपोनेंट साइन कहलाएगा, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है। इट इज v साइन 37 डिग्री, और ये 10 नीचे को है -10, यही बेसिकली dy है, और ये क्या होना चाहिए, 0। तो कंडीशन टू स्ट्राइक, y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, v साइन 37 डिग्री एंड -10 नीचे, रिजल्टेंट 0। यहाँ से क्या लिख सकते हो, v इंटू 3/5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, 50/3 मीटर पर सेकेंड। मैंने आंसर निकाल लिया फर्स्ट पार्ट का, कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये पार्टिकल इससे टकरा सके। इट विल बी 50/3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि टाइम फॉर कोलिजन बताइए। टाइम फॉर कोलिजन, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कोलिजन का टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब
कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होगा वही क्या होगा, टाइम फॉर कोलिजन होगा। तो टाइम फॉर कोलिजन के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन सॉल्व करना है, एक्स इधर आना है। तो एक्स में जो इसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स वो कितना होगा, 10 का इधर तो कंपोनेंट आएगा नहीं क्योंकि पूरा 90 पे, इसी का इधर कंपोनेंट आएगा, ये वी कॉस 37, इट इज़ वी कॉस 37 डिग्री। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना, या माइनस लिख लो क्योंकि आपने प्लस इधर माना है, माइनस इधर होगा। वी कितना था 50/3 और कॉस 37 इट इज़ 4/5। नाउ दिस वैल्यू इज -40/3, 5 से 5 कटा -40/3। तो 40/3 मीटर पर सेकेंड इस पार्टिकल की स्पीड है एक्स डायरेक्शन में। तो इस फ्रेम से लगेगा कि जो पार्टिकल बी है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब कितनी स्पीड से आ रहा है 40/3, तो कितने समय में इससे टकरा जाएगा। अगर कोई पूछे टाइम तो डिस्टेंस बीच का क्या है 20 एंड डिवाइड बाई ये स्पीड कितनी है एक्स की 40/3। तो दिस इज 3 पर भेजिए 3/2 सेकेंड इज 1.5 सेकेंड। मैग्नीट्यूड लिया था स्पीड का, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, आ गया टाइम। तो 1.5 सेकेंड में ये टकरा जाएगा। फिर पूछा हाइट ऑफ कोलिजन्स, लेकिन हाइट ऑफ कोलिजन इससे तो नहीं निकालोगे क्योंकि ये तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को देखना है कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो कितने हाइट पे टकरा है। इसके लिए तो खुद ही जीरो, इसके लिए तो ग्राउंड पे ही सब कोलिजन दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों क्या हो रहा है, उड़ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे टक्कर हो रहा है, ये हाइट निकाल रहा है। तो रिलेटिव से मैंने बी की वैल्यू निकाली कि जो भी इसकी वेलोसिटी आएगी भी वो तो ग्राउंड फ्रेम में ही है, आना था आ गया। और टाइम निकाला इतना, और टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है तो ठीक है ये। अब हाइट निकालने के मैं क्या करूँगा, किसी भी एक पार्टिकल पे, चाहे इस पार्टिकल पे बात करूँ चाहे इस पार्टिकल पे बात करूँ, किसी एक पार्टिकल पे लगा देंगे ut + ½ ये हाइट है। तो थर्ड क्वेश्चन में लिख देंगे हम लोग ut + ½ h बराबर u कितना है, एक्चुअल 10 है और टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है तो 1.5 ut, तो 3/2 ut + ½ -10 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा 15 माइनस यहाँ से कितना आएगा 44/4 ना, ये 15 से 10 5 15/4 मीटर मिल गया आंसर। तो यहाँ से 15/4 मीटर की हाइट पे ये इसको हिट मारेगा, ऐसे हिट लगेगी। तो अभी मैं रिलेटिव मोशन पे बेस होके सिंपल क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 10 मीटर, एक टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर। दोनों टावर के बीच की दूरी क्वेश्चन में 20 मीटर दिया गया। यहाँ से एक पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है अननोन स्पीड v से। यहाँ से एक पार्टिकल को 20√2 मीटर पर सेकेंड से आपने 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये पार्ट में कह रहा है फाइंड v सो दैट बोथ कोलाइड इन एयर। इसकी वेलोसिटी क्या हो ताकि दोनों हवा में टकरा जाए। सेकेंड कह रहा है टाइम फॉर कोलिजन, कितने टाइम बाद एक कोलिजन होगा। सी पार्ट कह रहा है हाइट ऑफ कोलिजन, ग्राउंड से कितना मीटर के हाइट पे ये कोलिजन अकर करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 2 पार्टिकल हो 3 पार्टिकल हो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, रिलेटिव मोशन का हेल्प लेते हैं, तो क्वेश्चन ईजिली हैंडल हो जाता है। तो इस बार भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक के फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस 20√2 का कंपोनेंट कर दीजिए। तो 20√2 का जो कंपोनेंट आएगा इधर ये आएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कंपोनेंट हम लोग बात भी करते हैं, इसका भी ऐसे रहने दीजिए। या कर दो 20√2 का कंपोनेंट, ये कितना आएगा 20√2 cos 45 दिस इज 20, और 20√2 का ये जो कंपोनेंट बनेगा 20√2 sin 45 दिस इज अगेन 20, कि 1/45 है ना, sin 45 cos 45 वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 पे 20√2 20 देगा। और इस पे खड़े हो जाओ, इस पार्टिकल पे खड़े हो गया, इसका जो ऑब्जर्व करोगे तो इसकी वेलोसिटी जो कि इधर थी आपको ऐसी मिलेगी,
मतलब ऐसे ऐड होगी, जब ऐसे ऐड होगी तो भी इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके फ्रेम से देखने पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी एक तो ये बनी और दूसरा क्या बना, ये बना, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। अच्छा, ये इसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन था वो भी जी डाउनवर्ड था। तो इसके फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये जी रिवर्स होकर इसमें ऐड करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्टिकल के पास इसके फ्रेम से सिर्फ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। और सिर्फ वेलोसिटी है तो मुझे आप ये बताइए कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो फिर क्या होगा, फिर इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ये पार्टिकल भागता हुआ नजर आएगा। ये जो पार्टिकल है इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में वो भागता हुआ नजर आएगा और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। और मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि if relative acceleration is 0 then direction of velocity, relative velocity cannot change, also magnitude cannot change, because acceleration is reason to change the velocity. If acceleration is not present then velocity will not change. Okay, तो यहाँ पे खड़े ऑब्जर्वर को इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे नजर आएगा। अब ये रिजल्टेंट इस पार्टिकल को लगना चाहिए, कोलाइड करवाना है, कोलाइड। इसका मतलब ये रिजल्टेंट हर हाल में इसी की तरफ होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट वो इसके तरफ हो, इसके तरफ ऐसे हो, एकदम इसके तरफ हो, ताकि डायरेक्शन चेंज ना हो, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते इससे टकरा जाए। अब देखिए, अगर ऐसा है रिजल्टेंट ये हो, तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो 20 को थोड़ा सा नीचे दिखा दीजिए, इस तरीके से ऐसे हो, मतलब ये जो एंगल होना चाहिए थीटा वो इस तरीके से होना चाहिए, या यूँ कहो तो इस भी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि लेंथ कम हो जाए। जैसे कि अगर आप सोचे सर ये तो 20 को आपने क्यों कम कर दिया, तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। ये जो है ना 20 + v, इसमें v की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि रिजल्टेंट ऐसे हो जाए। तो जब इसको आप ऐसे बढ़ाओगे ना, ऐसे ऐसे, अब हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं ना, ऐसे दिखाएंगे, इसको आप ऐसे दिखाइए इस तरीके से, तो ये जो वेक्टर होगा वो कुछ यहाँ तक जाना चाहिए, इस 20 + v की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, मतलब v की वैल्यू ऐसी हो ताकि वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे आए इस तरीके से। अब देखो पूरा डायरेक्शन बन गया। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, रिपीट कर रहा हूँ, tan थीटा = 20/20 + v। इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकता हूँ tan थीटा = दिस लेंथ। इसको मैं और आगे बढ़ा दिया तो ये भी तो बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लिखेंगे, tan थीटा = दिस लेंथ। अच्छा, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ आएगा, ये पूरा 30 है, ये 10 है, तो ये कितना बनेगा आपका, ये 20 बनेगा, ये 20 बनेगा। तब क्या लिखेंगे 20 एंड डिवाइड बाई, और ये कितना बनेगा, ये भी 20 बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ना v की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो tan थीटा = दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ कितना आ गया 20, क्योंकि 30 में से आपने 10 घटाया तो 20 आ गया, और ये कितना है 20/20। इससे v की वैल्यू तो 0 आ गई। 0 का मतलब हो गया कि यहाँ के पार्टिकल्स को आपको फेंकना नहीं है, आपको ड्रॉप करना है, ऐसे ड्रॉप करना है, यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए और इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो फिर ऐसे जाके ये कहाँ टकरा गया, यहाँ पे, क्योंकि ऐसे भागता रहेगा, तो ये इस तरीके से होकर ऐसे टकराएगा। मतलब जो भी हो वो इस वर्टिकल लाइन में कहीं ना कहीं टकराएगा, चाहे यहाँ टकराए तो चाहे यहाँ टकराए तो। अब इससे तो इतना अच्छा लगा नहीं, ड्रॉप करने का क्या मतलब है, बस सिंपल क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, आप इसकी वैल्यू कर लीजिए 40 कर दीजिए, इसकी वैल्यू 40 है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे tan थीटा = वेलोसिटी के सहायता से मैंने क्या लिखा, tan थीटा = दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो दिस लेंथ इज 20 एंड वेलोसिटी के सहायता से ये एंगल दो तरह से आ रहा है, एक वेलोसिटी की हेल्प से आ रहा है और दूसरा डिस्टेंस के हेल्प से आ रहा है, और दोनों आपस में इक्वेट हो रहा है। तो वेलोसिटी के सहायता से tan थीटा क्या आएगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ 20 है और ये लेंथ 20 + v आ गया, और डिस्टेंस के सहायता से tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा = दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ 30 है, ये 10 है, तो ये क्या आएगा 20 आएगा, तो 20 अपॉन दिस लेंथ,
तो ये रंग क्या है 40, यहाँ आप लिखेंगे 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 20 से 20 कटेगा, 20 प्लस v इज 40, देन व्हाट इज v, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और यही आंसर है। इसका मतलब इस पार्टिकल को अगर आप 20 से फेंकते, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों ही हवा में कहीं ना कहीं टकराते, ऐसा मोशन होता है, टकरा जाता है, ये ऐसे एयर में कहीं ना कहीं टकराता है। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकल के फ्रेम पे जाएंगे, उसकी वेलोसिटी रिवर्स करके दे देंगे, और फिर रिवर्स करके जब दे देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको देखेंगे कि सीधे के सीधे उसके तरफ होना चाहिए। फिर वेलोसिटी की सहायता से एंगल की बात करेंगे और डिस्टेंस के सहायता से एंगल की बात करेंगे, tan थीटा की, दोनों को इक्वेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने निकाला है ये पार्ट का। अब बात करेंगे बी पार्ट का आंसर, टाइम फॉर कोलिजन, कितने टाइम में कोलिजन होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब कि इस ऑब्जर्वर को कितना समय लगेगा, इस पार्टिकल कितना समय फील होगा इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में, वही तो टाइम ऑफ कोलिजन होगा, क्योंकि ये तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। चलो बताता हूँ, कुछ नहीं करना होगा आपको, ये डिस्टेंस निकालिए और उसको इस स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, जब एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट है देन व्हाट विल बी द टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो देखो ये दूरी कितनी है, ये दूरी 40 है, और ये दूरी कितनी थी 20, ये डिस्टेंस इसे हटा दीजिए यहाँ से, तो ये आपका आएगा 20, और ये 40, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये बन गया डिस्टेंस 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट। और इस वेलोसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी से आ जाएगा क्या, टाइम, v नेट लिखेंगे, v नेट। तो ये जो वेलोसिटी है दिस इज v नेट, और ये v नेट किससे आएगा, दिस v नेट इज इक्वल टू इस स्पीड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस इस स्पीड का स्क्वायर। अच्छा v कितना था 20 आप यहाँ रख दो, ये 20 प्लस 20 40, ये 40 बन गया, ये 40 है और ये 20 है, 40 का स्क्वायर, दिस इज v नेट। इस पार्टिकल की जो नेट स्पीड है वो 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 10, यहाँ से आएगा 4, ये 16 रूट 20, तो दिस इज 20 रूट 5। इसको उठा के आ दीजिए 20 रूट 5 एंड दिस इज टाइम। और इसके लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 20 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, ये बनेगा 40 को 20 इंटू 20 का होल स्क्वायर करेंगे ना, नहीं 20 इंटू 2 का होल स्क्वायर करेंगे, सही है। तो 20 का स्क्वायर बाहर निकाला आपने, तो यहाँ बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा रूट 5, 20 रूट 5। ये तो आ गया कितना 1 सेकेंड, ठीक है, द टाइम इज 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो 1 सेकेंड में इस पर्सन से टकराया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है हाइट ऑफ कोलिजन, कितने हाइट पे कोलिजन होगा। तो आप ये नहीं कहोगे सर इतने हाइट पे कोलिजन होगा, ये तो इस ऑब्जर्वर को पता चल रहा है, लेकिन ये तो हाइट किसको पता करनी है, ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को जानना है कि कितने हाइट पे कोलिजन हो रहा है, ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को। तो ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर के लिए इसका मोशन को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और मोशन कैसे होगा मैं बताता हूँ। आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, ये पार्टिकल ऐसे आएगा, इसको आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ऐसे, दिस इज द कोलिजन पॉइंट, ये कोलिजन पॉइंट। तो हाइट आपका क्या है, हाइट आपका ये, दिस इज द हाइट, ये निकल गया तो आंसर आ जाए। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी थी वो 30 थी, इसका मतलब पता है ये दूरी मिल गई ना, ये दूरी मिल गई, तो इस पूरे डिस्टेंस में से घटा दो, हाइट ऑफ कोलिजन आ जाएगा, हाइट ऑफ कोलिजन आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा, अगर ये y है तो इस पार्टिकल पे जिसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 आई थी, इस पे y के डायरेक्शन लगाएंगे ut प्लस हाफ डी स्क्वायर। तो y के डायरेक्शन में जब लिखोगे ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, तो u 0 है, टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो इस पार्टिकल की y में वेलोसिटी 0 है ना, पूरा पूरा x में है, तो 0 इंटू t1 हाफ dt स्क्वायर, दिस वैल्यू इज -5। मतलब माइनस मतलब नीचे आएगा, तो वैल्यू 5 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा 25। तो सी पार्ट का आंसर आएगा 30 - 5, दिस वैल्यू इज 25 मीटर।
इसका मतलब हाइट ऑफ कोलिजन इज 25 मीटर। और कोई पूछे कि ये दूरी कितनी होगी, कितना दूरी पे टकराएगा, तो x है, तो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 इंटू कितना समय लगा था 1 सेकेंड 20 मीटर। इसका मतलब बड़े वाले दीवार से 20 मीटर की दूरी पे हॉरिजॉन्टली और बड़े वाले वॉल के टॉप पॉइंट से कितना मीटर नीचे 25 मीटर नीचे ये कोलिजन अकर किया होगा। बात समझ में आई आपको? तो ध्यान रखेंगे। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पर्सन है ए बी सी, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट, इसकी है 40 मीटर पर सेकेंड, दोनों की बीच दूरी है 10 मीटर। पर्सन बी और सी की बीच दूरी है 20 मीटर। पर्सन सी की स्पीड है v। कह रहा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v मिनिमम सो दैट पर्सन सी कैच ए बिफोर बी। मतलब पर्सन सी इस ए को पहले कैच करे कंपेयर टू बी ए को पहले कैच करे। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा कि सही में बी ए को पहले कैच करेगा क्योंकि 20 की दूरी कम है, 40 की स्पीड है, दूरी भी ज़्यादा है। तो इस भी की वैल्यू हर हाल में 40 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए। अगर 40 से कम हो गया तो दूरी ज़्यादा, कहाँ पकड़ पाएगा उसको? दिक्कतें तो हैं ही, कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक के फ्रेम का हेल्प लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। रिलेटिव मेथड सीख रहे हैं तो किसी भी एक के फ्रेम पे खड़े हो जाए, तुम्हारी मर्जी, तुम कहाँ खड़ा होना चाहते हो? चलो कहाँ खड़ा होना चाहते हो? ए बी सी पे तुक्का लगा दो। चलो ए पे ही खड़े जाते हैं, ए पे खड़े जाओ, ये अच्छा लगता है, ए पे खड़े हो जाओ, ए पे खड़े हो जाओ। ए पे खड़ा हो गए तो फिर देखना पड़ेगा ना किसको, बाकी दो को। भाई ए पे खड़े हो तो ए को थोड़ी देखोगे, धरती पे खड़े हो तो किसको देखते हो? चांद को देखते हो। नहीं, धरती तो हमारी पास है, धरती को देखो, नहीं देख रहे हो। चांद पे खड़े हो किसको? धरती को। यहाँ भी वही करो, ए पे खड़े होकर किसको देखोगे? बाकी से दो हैं। क्या करेंगे, ये वेलोसिटी रिवर्स करके बी में ऐड करेंगे और सी में भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं दोनों के मोशन को ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ। फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए वी आर ऑब्जर्विंग, वी नहीं, आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बी एंड सी बोथ। जब दोनों को ऑब्जर्व करेंगे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। तो 20 को रिवर्स करके ऐसे ऐड करो, इसमें 20 को इसमें रिवर्स करके ऐड करो। मतलब इसके फ्रेम से देखने के बाद बी की जो वेलोसिटी होगी 40 माइनस 20 20 बराबर आएगी। इसके फ्रेम से देखने पे इसकी वेलोसिटी आगे को कितनी आएगी? बी माइनस 20 आएगी। और ये बेचारा किस में आ गया? रेस्ट में। अब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि ऑब्जर्वर ए रेस्ट में है, वो रुका हुआ है, कह रहा है कि हाँ बेटा हम रुके हुए हैं। बी उसके तरफ जा रहा है और सी भी उसके तरफ जा रहा है, तो सी जल्दी पहुंच जाए उसके पास। इसका मतलब सी को पहुंचने का जो टाइम होगा, जितने टाइम में बी एक के पास पहुंचेगा उतने ही टाइम में अगर सी भी एक पास पहुंच गया तो उस केस में जो भी आएगा वो जस्ट मिनिमम आएगा। उससे थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी स्पीड कर दोगे ना तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब बी को ए तक पहुंचने का जो टाइम है, बी को ए तक पहुंचने का टाइम कितना है? 10 मीटर की दूरी है, स्पीड कितनी है? 20, इट इज़ 1/2 सेकेंड। तो बी 1/2 सेकेंड में पहुंचेगा। और जो सी है अगर ए तक 1/2 सेकेंड में पहुंच गया तो उस केस में जो भी आएगा वो मिनिमम आएगा, क्योंकि उससे अगर हल्का सा भी ज़्यादा कर दिया तब तो 1/2 सेकेंड के पहले पहुंच जाएगा, हल्का सा ज़्यादा बस। मतलब टेंडिंग वैल्यू जब बराबर आएगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या होगा? ये पूरी दूरी 10 + 20 इट इज़ 30, 10 + 20 30 एंड डिवाइड बाई ये वाली स्पीड b माइनस 20। तो इसको यहाँ तक पहुँचने का टाइम इतना हुआ और इसको यहाँ तक पहुँचने का टाइम 30 प्लस डिवाइड बाई दिस। सिंप्लीफाई कर दो तो b माइनस 20 = 60 and what is b? It is 80 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज आंसर। इसका मतलब पर्सन सी की स्पीड अगर 80 मीटर पर सेकेंड होती है तो एग्जैक्ट इस वैल्यू के केस में जिस वक्त बी ए को कैच कर रहा होगा सी भी उसी वक्त ए को कैच कर रहा होगा। और अगर 80 से हल्की सी भी ज़्यादा होती है तो सी पहले पहुंच जाएगा। तो कोई पूछे कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आंसर इज 80। गॉट इट? कुछ और क्वेश्चन करें? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है बट हर मॉड्यूल में दिया गया होता है और
बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ तो तुम क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर देना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाता है तो गुड, नहीं होता है तो वीडियो को प्ले करना, सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। और ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपने सोल्यूशन देख लिया, अरे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो, नहीं फ़र्क पड़ता है, तुम्हें उन सबका पैटर्न पता चल गया। IIT JEE एडवांस हो चाहे मेंस हो, ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए। वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाला क्वेश्चन काउंटिंग के मुश्किल से 5% होता है, 5% सिर्फ होता है, बहुत ज़्यादा 10%, इससे ज़्यादा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ होता ही नहीं है। एडवांस की बात कर रहा हूँ, 90% अगर क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना एडवांस के अंदर, तो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक विदिन 100 आने लगेगी, 100 के अंदर आ जाएगी। ऑल इंडिया रैंक 100, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में सब बच्चे, किसको पढ़ने का मन करता है, किसी को नहीं करता, ठीक है। तो पढ़ाई एक ऐसा प्रोसेस है ना जो ज़बरदस्ती करना पड़ता है। अब कोई भी इंसान ज़बरदस्ती कर रहा होगा ना कोई काम, तो उसमें एक्सीलेंट नहीं हो सकता। तो कंपटीशन है, पढ़ाई का पीरियड है, इसलिए मत सोचा करो कि हमें कम समझ में आता है कि हमें ज़्यादा समझ में आता है। ये सारी सबकी हालत यही है, थोड़ा सा किसी को ज़्यादा, थोड़ा सा किसी को कम, बट मेहनती बनाओ, लेबोरियस इज द की ऑफ सक्सेस। तुम्हारे पास IQ है नहीं है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। शुरुआत में ना देखो एडिशंस कितना एक्सपेरिमेंट किए, फेल हुए, तब जाके इतना दिमाग होता तो पहली बार नहीं बना लेते। जिनके पास दिमाग है ना उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, जिनके पास नहीं था उन्होंने एक्सीलेंट किया। तो ये है जीतने की इच्छा कि हम नहीं हार मानेंगे। एक बार नहीं सॉल्व हुआ दूसरे बार लगाएंगे, सोल्यूशन देखेंगे, प्रोसेस समझ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा सॉल्व कर देंगे, और आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए भरोसा रखो, ठीक है। डोंट लूज योर पेशेंस अंटिल फाइनल एग्जाम ऑफ IIT JEE एडवांस, ठीक है। मैं भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है A, एक पार्टिकल है B, पार्टिकल A की वेलोसिटी V1 है, पार्टिकल B की वेलोसिटी V2 है, B की दूरी D है, D इज नॉट नोन। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मिलने का टाइम 10 सेकेंड है, अपोजिट जा रहा है तो 10 सेकेंड में मिल जा रहा है। जब पार्टिकल A ने अपनी स्पीड को 50% बढ़ा दिया, लेकिन B अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और मान लो दोनों की बीच दूरी अब D है, केस है, केस 2 में जा रहा है। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पहला एक्सपेरिमेंट जब इसकी स्पीड V1 इसकी स्पीड V2, बीच दूरी D थी तो दोनों मिले कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। फिर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इस 20 की दूरी वही रखा, D वही रखा, अब इसकी स्पीड मैंने 50% इंक्रीज कर दी, अब V2 को वही रखा, अब 20 की दूरी अभी भी D है, तो मिलने का टाइम कम हो गया, 5 सेकंड, कम होना ही चाहिए था, स्पीड बढ़ा दिया। कह रहा है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ये भी इधर जाए ये भी इधर जाए, और दूरी भी वही हो, तो कितने टाइम मिलेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, when two particles moving in opposite direction, then time to meet is 10 seconds. When one particle speed is increased by 50% and distance between them remains same as earlier, time to meet is 5 seconds. When both particles moving in same direction, what will be time to meet? ठीक है, सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं सोचना क्या। केस 1, इस पर खड़े हो जाओ, इसको ऑब्जर्व करो तो V1 रिवर्स होके ऐसे मिलेगा ना, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो दूरी तो D है, तो ये रेस्ट में आ गया, तो इसको यहाँ से जाने का टाइम क्या है, 10 सेकेंड। तो क्या लिखोगे, 10 सेकेंड इज इक्वल टू 20 की दूरी D एंड डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू D अपॉन 10, इक्वेशन नंबर 1। केस 1 से आया, केस 2 में जब 50% इंक्रीज करा दिया ना, 50% इंक्रीज करा दिया, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, पहले V1 थी, V1 का 50%, ये कितना आएगा 0.5 V1, इतना आपने इंक्रीज कराया है, इतना आपने इंक्रीज कराया है। अब पहले कितना था V1, इतना इंक्रीज करा दिया, तो इसकी वेलोसिटी फिलहाल कितनी हो जाएगी, V1 प्लस दिस वन। तो V1 में जब 0.5 V1 ऐड करेंगे तो V1 कॉमन निकाल लीजिए, ये 1 ये 0.5, इट इज़ 1.5 V1। 50% इंक्रीज कराने के बाद 1.5 V1 हो गया, ये V2 है। टाइम टू मीट क्या है 5 सेकेंड, तो केस 2 में लिखेंगे 5 सेकेंड इज इक्वल टू
20 की दूरी d डिवाइड बाई नेट स्पीड 1.5 v1 प्लस v2। अरे रिवर्स करके दे दो ना, तो यहाँ से आएगा आपका 1.5 v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू d/5। क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब इस पे खड़ा होकर तुम इसको देखोगे तो v1 उल्टा कर दोगे ना, v1 ऐसे, तो इसके तरफ जब वेलोसिटी आएगी इसको मिलने के लिए वो v1 माइनस v2 हो जाएगी। तो कितना समय लगेगा, वही तो टाइम t है। इस टाइम को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ लिख लिया। दिस टाइम t इज इक्वल्स टू 20 की दूरी d एंड डिवाइड बाई इसके फ्रेम से इसकी स्पीड v1 माइनस v2, इधर v1 माइनस v2। बस t को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आंसर पता करने के लिए मैं इसको हटा दूँ। देखिए आप क्या करो, सिंप्लीफाई करना, माइनस 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 कर दो, घटाओ। तब इसमें से घटाओगे तो आएगा -0.5 v1, ये कैंसिल आउट हो, इसमें से घटाओ आएगा d/10 माइनस d/5। यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 10, आएगा -5d/50। 5 10। अब ये माइनस साइन इस माइनस को हटा देगा और ये 5 भी इसको 10 बना देगा और यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी d/, इसको यहाँ भेज दीजिए d/5। सब सिंप्लीफाई किया हो तब ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ताकि ये प्लस में बने। माइनस हटा दिया ना सर, माइनस सर भेज दिया था, v1 d/5 आ गया। सिमिलरली आपको v2 निकालना है, v2 निकालना है तो v1 आपको पता है, यहाँ पर रखिए v2 आ जाएगा। v2 को क्या आएगी, इट इज d/10 माइनस v1, v1 को इधर भेजिए माइनस v1, तो यहाँ से क्या आएगा d/10, v1 क्या है d/5, ये कितना आएगा -5d/50। तो जो v2 की वैल्यू आ रही है v1 प्लस v2 इक्वल d/10 और d/5 आया, ठीक है। इससे कितना आएगा -d/10, तो v2 इस -d/5, मतलब ना v2 माइनस साइन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो मैं ऐसे दिखा रहा था वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें वो दोनों ऐसे नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे के तरफ आएंगे, ऐसा होना चाहिए। तो v2 को लगी -d/10। मैथमेटिक्स बाकी सब एडजस्ट करता है, इसलिए परेशान नहीं हो जाता। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया होगी तो मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ उठा के प्लेस करेंगे d डिवाइड बाई v1 कितना आया, v1 इज d/5, v2 कितना आया -v2, तो माइनस का मतलब प्लस d/10 बन जाएगा। अब ये d इसको क्या लिखेंगे, d डिवाइड बाई यहाँ से 10, यहाँ से 5, इट इज़ 15d/50, तो d से d कट गया, आ गया 10/3 सेकेंड। इतनी सेकेंड में मिल जाएंगे एंड दिस इज आंसर, ठीक है। और ये टाइम आया बिकॉज ऑफ इस माइनस साइन की वजह से। तो अगर कैलकुलेशन सही हुआ होगा तो आंसर ठीक है, ठीक है। और प्रोसेस बिल्कुल यही है, आपको भी ऐसे ही करना है।